फैसला किया कि जो बीमारी का जिस तरह इजाफा होता जा रहा है, हमें ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे कि जिससे बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद की जा सके। 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद हो जाएंगे स्कूलों में, और इन तालीमी इदारों में बच्चे नहीं आएंगे और वो घर से बैठ के अपनी जो तालीम है उसको जारी रखेंगे। जनवरी के पहले हफ्ते में एक रिव्यू सेशन होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 11 जनवरी को स्कूल जो हैं और तालीमी इदारे जितने भी हैं वो दोबारा खुल जाएंगे। एक इंच आगे पीछे होने से जो है ये एक धड़ाम से गिर जाएगी। इस हुकूमत की कोई औकात ही नहीं है। ये जिस सहारे खड़ी है वो सहारा जो है, मैं समझता हूँ कि वो सहारा इस हुकूमत को मयस्सर नहीं रहना चाहिए। ये इस मुल्क की बका के लिए, ये इस कौम की बका के लिए जो है ये बड़ा ज़रूरी है, और हम उम्मीद करते हैं कि सेंस प्रीवेल करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, 3 दफ़ा उनके भाई वज़ीर आला पंजाब रहे, और उनके वालिद भी एक बहुत कामयाब आदमी थे। और खुशबख्ती की अलामत इस ख़ानदान में शमीम अख्तर साहिबा को समझा जाता था, जो नवाज शरीफ साहब की वालदा थी। तो अल्लाह ताला उनको जवार रहमत पे जगह अता फरमाए। उनका इंतकाल हो गया है, और अगर आप तारीख़ देखें तो मियाँ शरीफ साहब एक मज़दूर हुआ करते थे, और जब से उन्होंने इस खातून से शादी की उसके बाद हालात इस ख़ानदान के बदल गए। और उसके बाद इनके 3 बेटे, और तीनों को अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी। 3 मरतबा एक वज़ीर आज़म, एक वज़ीर आला, और बहुत सारा कुछ इस ख़ानदान ने जो है वो हासिल किया। तो माँ जो है वो माँ ही होती है, और माँ से बड़ा रुतबा कोई नहीं होता। 70-80 साल के आदमी को भी चोट लगती है तो उसके मुँह से माँ का लफ्ज़ निकलता है। तो ये माँ का चले जाना एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, चाहे जिस उम्र में भी हो। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में लेकिन इत्तला आई कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। उनके बेटे भी नहीं आ पाए थे अपनी वालदा की यहाँ पे तदफीन में शामिल होने के लिए। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ये गिला करते रहे हैं कि मुशर्रफ साहब ने उनको उनके वालिद के नमाज जनाजा को कंधा देने के लिए पाकिस्तान आने नहीं दिया था। तो इस मरतबा सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बावजूद वो बीमार है। उनको मशवरा दिया गया कि आप पाकिस्तान ना आएँ, बल्कि उनकी बेटी ने जो है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा है। मरियम नवाज़ साहिबा ने एक और भी गिला किया कि मुझे हुकूमत ने बताया ही नहीं कि मेरी दादी फौत हो गई हैं। तो जो हुकूमती तर्जुमान हैं उन्होंने बताया कि मरियम नवाज़ साहिबा उस वक्त बिलोर हाउस में थी जब उनकी दादी का इंतकाल हो गया था, और उसके 1.5 घंटे के बाद वो फिर जलसे की तरफ गईं, और उनको ये पता था, लेकिन वो जलसे में तकरीर करना चाहती थी। बहरहाल ये हुकूमत कह रही, हुकूमत का काम नहीं है कि आपकी फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाए तो हुकूमत आपको बताइए, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाती है। और जहाँ तक जैमर्स का मामला है तो मैं खुद ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा जैमर्स के साथ ट्रैवल किया। मैंने जब इन सियासतदानों के इंटरव्यूज़ लिए या इनके साथ कवरेजेस की बतौर रिपोर्टर, तो जैमर्स में आपके मोबाइल में टेलीफोन कॉल के लिए प्रॉब्लम आता है, लेकिन आपकी जो मैसेजेस हैं वो चलते रहते हैं। और पैगाम लाना किसी आदमी के लिए भी 5 मिनट के फासले पे हर चीज़ खुली होती है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है कि उनको इस बात ला नहीं मिल पाई। हो सकता है किसी को आने ना दिया गया हो, या जानबूझकर इन्फॉर्मेशन को उनसे छुपाया जा रहा हो, या उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो और वो अब इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रही है इस सारे मामले को। मैं एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहले पहुंचा दूं, इससे पहले कि मैं मेहमानों का तारुफ करवाऊं और आपको आज के प्रोग्राम में बाकायदा हम इन करें। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, आज की, जो दुनिया भर के अखबारात में छपी है। जिन अखबारात में मैंने पढ़ी है मैं आपको बता देता हूँ। BBC, CNN और हेरिड्स, इसराइल ह्यूम, फिर यरूशलेम पोस्ट जो इसराइल का पेपर है वहाँ पे भी लगी है, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, बेशुमार अखबारात के अंदर ये खबर लगी है, और अब उसकी तस्दीक होना शुरू हो गई है। बहरहाल सऊदी अरब ने उसकी तस्दीक अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ नहीं की है। खबर यह है कि पहला इसराइली वज़ीर आज़म सऊदी अरब की पाक सरजमीन पे पहुँच गया है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इसराइल का एक वज़ीर आज़म सबसे तगड़े अरब मुल्क की सरजमीन पे पहुँच गया है। नियोम नाम का एक शहर है जिसको कुछ अर्सा पहले डेवलप किया था मोहम्मद बिन सलमान ने, और ये एक मेगा सिटी है बहरा अहमर के बिल्कुल साथ। यहाँ पे एतवार वाले दिन खुफिया तौर पे नेतन्याहू पहुँचा, और इसके साथ मौजूद था इसका इंटेलिजेंस चीफ, जो मोसाद एक बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, उसका चीफ वो भी साथ में पहुँचा। और नेतन्याहू ने वहाँ पे वक्त गुजारा। जो उसकी फ़्लाइट है वो तिल अल बैब से उड़ती है
और 5 घंटे के बाद वापस पहुंचती है। 2 घंटे से ज़्यादा टाइम उसने सऊदी अरब की सरजमीन पे गुजारा। और जो माइक पोम्पियो है, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ विजिट किया है न्योम शहर का और वहाँ पे बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया। माइक पोम्पियो ने कंफर्म किया कि मैं भी उसी शहर में था और कंफर्म किया कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं वो भी उसी शहर में थे। और उसी बीच में एक फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो ये कंफर्म कर रहा है कि तेल अवीव से एक फ्लाइट उड़ती है जो नेतन्याहू का प्राइवेट जेट है, जिस पे वो, और इसी जेट पे वो मिलने के लिए आया था। जब रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन को मिलने आया था तब भी इसी पे आया था। तो इस जेट के ऊपर वो ये जेट वहाँ पहुँचता है और बाद में उनका वज़ीर तालीम वो ये कंफर्म कर रहा है कि मुझे वज़ारत ख़ारजा ने ये बताया है कि नेतन्याहू मुसाद के चीफ के साथ सऊदी अरब गए और वहाँ कुछ वक्त गुजार के वापस आए। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो कल परसों मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूं और सारी तफसीलात लेकर आऊँगा सामने। हमने एक इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब से, उसके वो क्लिप्स भी हम निकाल के सुनाएंगे। उसमें इमरान खान साहब ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया था। मेरा सवाल बड़ा ट्रिकी था, लेकिन उसका जवाब जो है प्राइम मिनिस्टर ने दिया था और इसके ऊपर गलत कुछ इंफॉर्मेशन बना के और उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा कर रहा है इसराइल का मीडिया। इसराइल के मीडिया के 3 बड़े अखबारात और कुछ मिडिल ईस्ट के अखबारात जो हैं, उन्होंने एक खबर दी है, उसके ऊपर कल हम ज़रूर बात करेंगे और उसको काउंटर करेंगे और हुकूमत से भी उसका जवाब लेंगे कि उनको जवाब देना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा ने एक जवाब दिया, लेकिन मेरे ख्याल में वो काफ़ी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का स्टांस बड़ा क्लियर है, उन्होंने क्या कहा था कल इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये खत्ते की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मुसलमानों के हवाले से। मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के करीब तो, और इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं बहुत सारे ममालिक, जिनमें यूएई है, जिनके अंदर जो है वो बहरीन है और दीगर ममालिक जो है उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। तो सऊदी अरब ने ऑफिशियली, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ऑफिशियली सऊदी अरब ने इसराइल को, यानी वैसे तो तस्लीम कर लिया, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया सिर्फ। और ये खबरें अमेरिकन अखबारात से आ रही हैं, किसी वक्त भी ये अनाउंसमेंट हो सकती है। अब इसराइली वज़ीर आज़म को अपनी सरजमीन पे उस वक्त बुलाया गया जब यरूशलेम के अंदर, वेस्ट बैंक के इलाके में, उसकी यरूशलेम जो मशरकी यरूशलेम है, वहां पे इसराइल ने हाल ही में 1257 नई यहूदी बस्तियां तामीर करने का टेंडर खोला है। यानी मुसलमानों का पत्ता बिल्कुल साफ कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों को इस इलाके से उखाड़ के बाहर फेंक रहे हैं और उनसे उनकी मुकद्दस सरजमीन छीन रहे हैं। और जिस वक्त फ़लस्तीनियों के ऊपर जबर का ये आलम है, जुल्म का ये आलम है, उस वक्त जो अरब हुक्मरान हैं वो पूरी तरह, पूरी ताकत के साथ इसराइल के साथ, ऐसा लगता है, खड़े होते चले जा रहे हैं। जहां से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, फिर कोरोना वायरस की तरफ भी हमें जाना है, भी बात करनी है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें अली मोहम्मद खान साहब हैं, स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब हैं, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी सर ज्वाइन करने के लिए। सैयदा शहला रज़ा साहिबा प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब, ये जो डेवलपमेंट आज हुई है, इसराइली वज़ीर आज़म सऊदी सरजमीन पर, ये तो सर अरबों की काया पलट गई सर, वो तो नहीं रहा जो होता था कभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। चूँकि सऊदी अरब का मामला है तो मैं तो बड़े एहतियात से भी फ़िलहाल बात करूँगा, क्योंकि बरादर इस्लामी मुल्क भी है और हमारे और उनके दरीना ताल्लुकात भी हैं और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब खड़ा रहा है। लेकिन जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसराइल को सिर्फ अरब की आंख से नहीं, बल्कि हमारा अपना भी एक नुक्ता निगाह है इसराइल के हवाले से, और उसकी बेंचमार्क क्या है वो वही है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दफ़ा फरमाया भी था कि इसराइल को उन्होंने कहा था कि इजराइल इज द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ वेस्ट। और जो फ़लस्तीन का मसला है, अपने फौतगी के वक्त भी उन्होंने मसला फ़लस्तीन की बात की थी। जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, और इमरान साहब जो बैतुल मुक़द्दस है वो सिर्फ अरबों का नहीं, हमारा भी उतना ही क़िबला वाला है जितना किसी भी अरब मुल्क का हो सकता है। तो हमारा तो इसराइल के साथ नज़रियाती इख्तिलाफ है। और मत भूलिए ये बात भी, मैं इतनी नस्लों बाद भी मुझे याद है, तो इसराइल में भी लोगों को याद होगा और पाकिस्तान में भी लोगों को याद है। और वो क्या, वो ये है, इसराइल का पहला वज़ीर आज़म डेविड बिन गोरियन जब आया था फ्रांस पेरिस में सोरबोन यूनिवर्सिटी में, उसने पाकिस्तान का नाम लेके कहा था
कि ये हमारा इट इज एन आइडियोलॉजिकल आंसर, ये हमारा नजरियाती जवाब है। पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दिया था और ये कहा था कि पाकिस्तान जो है हमारा दुश्मन है, नजरियाती जवाब है, और इस पाकिस्तान को हमने अस्करी और फिक्री लिहाज से नहीं उठने देना, और इस काम में हिंदुस्तान हमारा फितरी हलीफ है, क्योंकि हिंदुस्तान टूट के पाकिस्तान बना था, तो वो हमें अपना दुश्मन समझते थे और समझते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी मुसलमान हो और चिढ़ जाए कि पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान तो नजरिए पे बना, दो कौमी नजरिए पे बना, तो हम तो इनको अपना दुश्मन नंबर 1 समझते थे, हैं और रहेंगे जब तक कि बैतुल मुक़द्दस जो है वो आज़ाद नहीं होता। हमारी तो पाकिस्तान की बड़ी कैटेगोरिकल इस पे पोजीशन है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इस पे बड़ी क्लियर बातें भी की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता तो इसराइल के साथ किसी किस्म का ताल्लुक जो है वो बईद अज़ क़यास है। बहरहाल हमारा एक उसूली मौक़िफ़, और दूसरा वो दोस्त मुल्क है हमारा, अभी फिलहाल उनकी पोजीशन क्लियर हो जाए उसके बाद फिर हुकूमती मौक़िफ़ उस पे आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है चौधरी जाफर इकबाल साहब, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अब सिर्फ के ऊपर तकिया किया जाता था कि अरबों को वो लीड करते हैं, और अगर फ़लस्तीनियों के लिए कोई सबसे मजबूत आवाज़ समझी जाती थी दुनिया में तो वो सऊदी अरब की तरफ लोग देखते थे कि वो इस मामले में लीड करेगा। शाह फैसल के पास जब अमेरिकन आए थे और उन्होंने कहा था कि अजीम बादशाह मेरा जहाज़ खड़ा हुआ आपके एयरपोर्ट पे, तो पेट्रोल दे दें आप थोड़ा सा, तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मरने वाला हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि मस्जिद अक्सा में मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दी जाए, क्या आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे? और फिर बाद में जब उनका कत्ल हुआ तो ये सारे मामला तो आपके सामने, आप तारीख को मेरे से बेहतर जानते हैं। तो सर ये वही सऊदी अरब है आज वहाँ पे, आपको लगता है इसका कोई रिएक्शन आएगा अरबों में? क्योंकि अरब हुक्मरान तो किसी और तरह सोचते हैं, वहाँ की जो पब्लिक है वो इसको ऊपर कैसे रिएक्ट कर सकती है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, इसराइल के मामले में मुसलमान दुनिया भर के अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहे, खड़े रहेंगे। और जहाँ तक बात मुसलमान हुक्मरानों की करूँ, बशमूल मेरा मुल्क और एक अरसा ये सारी चीज़ें तारीख़ का हिस्सा हैं कि हम कोई ऐसी इज्तिमाइयत पैदा नहीं कर सके, कोई ऐसी इज्तिमाई लीडरशिप पैदा नहीं कर सके जो मुसलमानों की नुमाइंदा हो बैनुल अक़वामी सतह पे। जितने भी फोरम्स हैं, कोई किसी तरह से भी इंसानी हकूक़ का नाम लेके काम करे, कोई मजलूमों की दादरसी का नाम लेके काम करे, कोई जंगी कैदियों के हवाले से कोई काम करे, कोई जो है इजहार राय की आज़ादी की बात करे, लेकिन वो सारे फोरम ऐसे हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या उसके नीचे जितने भी हैं, वो सब अपने खास एजेंडे पे काम करते हैं। वो उनका एजेंडा ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, उनका एजेंडा ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई बेहतरी या आसूदगी सोचनी है। अगर आप करीब करीब देखें तो इस वक्त सुपर पावर अमेरिका एक अरसा से पिछले 30-40 साल अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर जहां अमेरिकन मफादात के लिए उन्हें जंग लड़ना पड़ी उन्होंने लड़ी, जहां मुल्कों को तबाह करना पड़ा उन्होंने किया, जहां जो असला इस्तेमाल करना उन्हें ज़रूरी समझा वो उन्होंने किया, जिस अंदाज में जैसे जिस वक्त। जबकि दूसरी तरफ इस्लामी ममालिक को अगर आप देखें तो सिवाय मजम्मती करारदादें, सिवाय मजम्मती बुनियाद, फ़लस्तीन की बात करें, कश्मीर की बात करें, रोहिंग्या की बात करें, इराक के अंदर क्या हुआ, लीबिया के अंदर क्या हुआ, शाम के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों, मिस्र के अंदर क्या हो रहा है, तो वो सारी, अगर कहीं कोई ऐसी तहरीक या कोई ऐसे हुक्मरान आलम इस्लाम में आए जो कुरान और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बुनियाद बनाकर और जो ये पैगाम देते थे कि हाँ हम एक इस्लामी रियासत बनाने चले हैं या हम इस्लाम और मुसलमान की बात करते हैं, तो उनके साथ जो सलूक हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। तो आज हम किसको कोसें, किसको रोएं और किसकी बात करें, तो मैं तो 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर इस्लामी ममालिक की अफवाज की बात करें, इस्लामी ममालिक के सरबराहान की बात करें, तो वहां पे आपको करारदादें, मुजम्मतें और ये रवैये नजर आएंगे। अगर आप मुसलमानों की, आम आदमी की बात करें, वो अरब के हों या वो पाकिस्तान के हों या वो यूरोप में बसने वाले हों, तो उनका नज़रिया और सोच मुख्तलिफ है। अवाम के अंदर तो इसके ऊपर यकीनन शदीद बेचैनी भी होगी, वो अपना इजहार भी करेंगे,
लेकिन अवाम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक लीड करने वाले आगे ना हो। अभी कश्मीर के मसले के ऊपर आपके पास जिंदा मिसाल है, इंडिया ने अपना हिस्सा बना लिया और हम इस्लामी ममालिक का इजलास तक न बुला सके, हम इस्लामी ममालिक से मुजम्मत तक न करा सके। सर इसी एक मुल्क ने देखें, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मेरे लिए बड़े मोहतरम है सऊदी अरब जो है वो हमारे लिए बड़ा मोहतरम मुल्क है, लेकिन देखें सऊदी अरब ने मना किया। उन्होंने कहा जी हमें सूट नहीं करता कि हम इंडिया के खिलाफ OIC का एक इजलास बुला लें। सऊदी अरब ने कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा जी हम इसकी मुखालफत करेंगे। तो सऊदी अरब ने कश्मीर के मामले पे मुखालफत की, सऊदी अरब फलस्तीनियों के साथ भी यही कर रहा है। सऊदी अरब ने रोहिंग्या के मुसलमानों, देखें सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क अपने आप को करार भी सऊदी अरब देता है, मुसलमानों का लीडर भी सऊदी अरब अपने आप को कहता है। मोहब्बत है, हमारी अकीदत है सर, उस सरजमीन से हमारी मोहब्बत है, वो हरमैन शरीफैन है जी। सऊदी अरब से हमारी मोहब्बत या एक मुसलमान की मोहब्बत हरमैन शरीफैन है। अगर सऊदी फरमारवा भी या अगर सऊदी हुक्मरान भी कोई ऐसी बात करेंगे जिससे फलस्तीन, कश्मीर, रोहिंग्या कहीं भी मजलूम मुसलमानों की आवाज दबने की या उनके अगेंस्ट जाएगी, तो मुझे तो बतौर मुसलमान उनके ऊपर बात करते हुए कोई झिझक नहीं है। हम ये कहते हैं जी वो हमारे दरीना दोस्त हैं, बिल्कुल हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन अगर एक भाई भाइयों वाला सलूक ना करे, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुसलमान हुक्मरान एक अलग पॉलिसी रखते हैं और मुसलमान अवाम की एक अलग सोच है। शैला रज़ा साहिबा, अब मामला यह है कि ये तो बड़ी हसास बात है, इसराइल के पाकिस्तान में तो बात हो ही नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, और वो मुसलमान मुल्क भी डालते हैं, गैर मुस्लिम भी डालते हैं। अब हम कहने से झिझकते हैं, लेकिन दबाव तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के ऊपर। ना सिर्फ दबाव है बल्कि लालच भी है। अब इसराइली अखबारात के अंदर ये लिखा जा रहा है कि ये जो मुसलमान मुल्क अरब ममालिक हमारे साथ आके सुलह कर रहे हैं, जो हमें तस्लीम कर रहे हैं, इनका फ़लस्तीनियों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सारे के सारे ईरान, तुर्की और दीगर मुसलमान मुल्कों के खिलाफ ये अरब हमारी मदद चाहते हैं। ये क्या, दुनिया तो पोलराइज हो गई, मुसलमानों के बीच में इतनी बड़ी डिवीजन है, पाकिस्तान क्या कोई रोल प्ले कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और हमें ये बात भी अपने जहन में रखनी चाहिए, इससे पहले भी प्रोग्राम में बैठी हुई थी, कि पाकिस्तान में तो बड़े अरसे से प्रॉक्सी वॉर चल रही है और मजहब का नाम लेकर फंडेड ग्रुप जो हैं वो बरसरे पैकार हैं। और एक ऐसे मौके पर कि सऊदी अरब का बड़ा क्लियर हमें स्टांस तो इस, लेकिन ऐसी कोई पोशीदा मुलाकात हमें कश्मीर के लिए नजर नहीं आई, या और बहुत सारे इश्यूज जिसको आप लोगों ने भी कहा। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ कर इस पर बात करनी चाहिए। ये नहीं कि अकेले अकेले अपने आप को अक्ले कुल करें और फिर कश्मीर भी हमारे हाथ ना रहे। तो हमें ये समझना होगा कि चीन भी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि हमें अपने खित्ते में और मुख्तलिफ दुनिया में अपने फ्रेंड्स ढूंढने होंगे कि जो हमारे हम ख्याल हों और हमारे मुल्क में बेहतरी के साथ साथ हमें आगे बढ़ने में भी मदद दे। क्योंकि अब सऊदी अरब का हमें काफ़ी अर्से से रवैया नज़र भी आ रहा था, वज़ीर आज़म साहब से अपना जहाज़ मंगवा लेना, एयरपोर्ट पर उन्हें तनहा छोड़ देना, फिर जो रकूम थी कर्ज की उनको भी हमें एक, वैसे तो हुकूमत की तरफ से ये बयान आया कि नहीं उन्होंने अपने टाइम पे नहीं, लेकिन एक आम जो पाकिस्तानी थोड़ा इदराक रखता है वो ये समझता है कि इस तरह नहीं। तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी खारजा पॉलिसी को फिर से ज़रा देखें और उसकी तरफ तवज्जो करें, इससे पहले कि आगे वक्त जो है वो बेहतर ना हो। एक ब्रेक लेना नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आते हैं तो कोरोना वायरस के ऊपर जो मुल्क के अंदर सूरत चल रही है उस पर बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जाते जाते बता दूं, शीरी मदारी साहबा ने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि फ्रांस इस तरह के कानून लाने जा रहा है जिस तरह नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था, कि यहूदियों को उस दौर में कहा जाता था कि अपने कपड़ों के ऊपर एक ये स्टार बना लें येलो कलर का, ताकि वो पहचाने जाएँ कि ये यहूदी हैं। इसी तरह वो मुसलमान बच्चों को नंबर, फ्रांस एक कानून पास कर रहा है ऐसा जिसमें मुसलमानों को अलग थलग करके उनके साथ ज़्यादती कर रहा है वहाँ पे। लेकिन शीरी मदारी साहबा को जब ये मुतालबा आया, मैक्रोन ने ये मुतालबा किया कि ये ना किया जाए, तो उन्होंने अपना बयान वापस लेकर उसको डिलीट कर दिया। लेकिन उसका एक और जवाब उन्होंने ज़रूर दिया है
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ्रांस ने अभी तक कोई चीज़ डिलीट नहीं की। फ्रांस ने हमारे सख्त मुतालबात के बावजूद अभी तक अपनी किसी गलती को, किसी गुस्ताखी को तस्लीम नहीं किया, और उनके एक स्टेटमेंट के ऊपर आपने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, जो मुझे लगता है कि ट्वीट ठीक था आपका। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी जाफर इकबाल साहब, पीडीएम अब जलसा करने जा रही है मुल्तान में। कोरोना वायरस की सूरत हाल गुज़िश्ता साल जितनी ख़राब थी, गुज़िश्ता साल का मतलब ये है कि ये सीज़न में, सर्दियों में, अब दोबारा सर्दियाँ आ गई हैं, मैं बात कर रहा हूँ फरवरी मार्च की, जितनी उस वक्त ख़राब थी अब उससे दुगनी से भी दुगनी से ज़्यादा ख़राब है। तो उस वक्त आप लोग कह रहे थे कि घरों में घुस जाओ, बाहर कोई ना निकले, दुबक के बैठ जाओ, लॉकडाउन लगा दो, हाथ जोड़ जोड़ के सब कह रहे थे, और सब ये कह रहे थे कि सेलेक्टेड को समझ नहीं आ रही, सेलेक्टेड को समझ नहीं आ रही। सर अब जब उसको समझ आ गई है तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, ये क्या तरीका है सर? यानी अब जो चीज़ कल आपको बहुत ख़तरनाक लगती थी चंद महीने पहले, अब आपको उससे डर क्यों नहीं लगता सर? इमरान साहब, आज भी उतना ही डर लगता है, आज भी उतनी ही ज़रूरत है, आज भी उतने ही संजीदा हैं, और आज भी वही तकाजा कर रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जनाब वज़ीर आज़म को, जिन्हें आपने भी कहा, चलें अल्फाज हमारे इस्तेमाल किए, सिलेक्टेड को, उन्हें तब भी किसी और तरह से समझ आई थी और आज भी किसी और तरह से समझ आई। सवात के अंदर अगर उनके वज़ीर मवासलात जलसा करें तो कोरोना कुछ नहीं कहता, अगर हाफिजाबाद के अंदर जनाब इमरान खान खुद तशरीफ ले जाएं तो कुछ नहीं कोरोना कहता। ये पाबंदी से पहले नहीं हुए जलसे? इंतखाबी मुहिम के दौरान चौधरी साहब, ये पाबंदी से पहले के जलसे नहीं है? ये सारे के सारे जलसे और कैंपेन पाबंदी से पहले की हैं? जी, पाबंदी लगी है, पाबंदी लगी है 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ते के बाद से लेके अब तक अगर कोई जलसा किया उन्होंने तो वो बता दें हमारे ऊपर। इमरान साहब जी, गुजारिश सुन लें, 16 अक्टूबर को जलसा हुआ था गुजरांवाला, 16 अक्टूबर, और ठीक है। 13 और 12 अक्टूबर को गुजरात, मंडी बहावलदीन, गुजरांवाला में हमारे ऊपर पर्चे हुए थे कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पे, ठीक है। और कल की खबर है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने गुजरांवाला में कोई 500-600 लोगों का किसी एक एमपीए साहब के घर फंक्शन था, प्रेस टॉक भी की, गुफ्तगू भी की, और कोई एसओपीज के ऊपर अमल नहीं हो रहा था। ठीक है। पाबंदी मेरे लिए तो है, क्योंकि मैं बात करता हूं अपने हक की और हकूक की, मेरे लिए पाबंदी है। लेकिन इंतखाबी मुहिम जीबी में चलाएं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह मुराद सही साहब जलसा करें, कोई पाबंदी नहीं है। कल ही मैंने, अच्छा नहीं चौधरी साहब, मैं आपकी, मैं मेरी अर्ज सुनिए, चौधरी साहब देखिए, मैं आपके हर उस जलसे, हुकूमत के हर उस जलसे पे आपकी तनकीद के साथ खड़ा हो जाऊंगा जो पाबंदी के बाद हुए हैं। यानी फिरदौस आशिक अवान ने जो कल जलसा किया, जिसकी आप बात कर रहे हैं, या जो 16 अक्टूबर को किया, उसके ऊपर जो है वो काबिल ताज़ीर है, क्योंकि वो उन्होंने पाबंदी के बाद किया। जो रियासत ने पाबंदी लगा दी, एनडीए में की जब मीटिंग हुई उसके अंदर तय हो गया कि उसके बाद नहीं होगा। उससे पहले वालों में तो आप भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। सर इमरान साहब, मेरी गुजारिश सुन लें ना। आपने सवाल किया, मुझे उसका जवाब मुकम्मल दे लेने दें, शायद मेरी बात से आपको भी इत्तेफाक करना पड़े, बहुत सारे और लोगों की तरह। हमने भी जलसे किए, हुकूमत ने भी किए, इज्तिमात हुए। कल ही सिराजुल हक साहब ने स्वात के अंदर जलसा किया, कोई पाबंदी नहीं थी, किसी ने नहीं रोका, किसी ने मना नहीं किया। अब आ जाते हैं कि कितनी स्वेर ये वेव है और इससे निपटना कैसे है। मेरी जाती राय ये है कि जनाब वजीर आजम को ये स्टेप लेना चाहिए। मैं इससे पहले 10 वुज़रा को ये कह चुका हूं और पीटीआई के और सीनियर्स को भी कह चुका हूं। अब पता नहीं इन वुज़रा की पहुंच है वजीर आजम तक या नहीं, या वजीर आजम साहब को वो साहब जो टीवी देख के बताते हैं मुल्क में क्या हो रहा है, वही उनको बता दें कि पार्लिमान के अंदर मौजूद जितने पार्लिमानी रहनुमा हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, उन सबको जनाब वजीर आजम लेके बैठें और उनके साथ मुशावरत करके कौमी पॉलिसी बनाएं। सारे आपके साथ चलेंगे, कौन नहीं चलेगा, लेकिन ये एक एजेंडे पे होगी। सिर्फ मेरी तजवीज़ है कि एक एजेंडा हो कि हमने कोरोना से कैसे निपटना है, और अभी जो वेव आई है इसमें से हमने कैसे आगे। जलसों के बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं। ठीक है, हम सोशल मीडिया के जरिए, गवर्नमेंट से जवाब लेने दें। मैं अब अली मोहम्मद खान साहब, ये कल सिराजुल हक साहब को भी नहीं कोरोना लगा,
और फिरदौस आशिक अवान साहब और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो भी कोरोना प्रूफ हैं, उनकी बाकायदा तस्वीरें भी आई हुई हैं और वीडियोज़ भी उनकी सर्कुलेट हो रही हैं। फिर जुल्फी बुखारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी कोरोना नहीं होता और उनके वर्कर्स को भी नहीं होता। तो ये कोरोना जो है वो सिर्फ पीडीएम वालों से फैलता है, वैसे नहीं फैलता सर? इमरान साहब देखें, बिल्कुल इक्वली सब पे ये मसला जो है अप्लाई होता है। और खान साहब ने जब बात की थी 300 की बात की थी कि 300 से ज्यादा कम से कम आप गैदर ना करें, मैं समझता हूँ 300 भी जो है अभी हालात अगर आप देखें तो वो भी अब ज्यादा लग रहा है और शायद बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़े कि जो डे टू डे अफेयर्स हैं वो तो चलते रहें। कोई आपने कोई काम करना है, किसी जगह का इफ्तिताह करना है, कोई मुआयना होना है, किसी जगह सेमिनार्स तो खैर वेबिनार्स की तरफ चले गए। मैं समझता हूं कि खान साहब एक सेकंड, मुझे सिर्फ एक चीज जस्टिफाई कर दें आप। इफ्तिताह जरूरी है सर? अगर कोई सड़क बन गई है तो खोल दें सर, इफ्तिताह क्यों करना है सर? जब कोरोना वायरस ही आ गया तो इफ्तिताह क्यों करना है सर? छोड़ दें, दफा करें, क्यों करना है इफ्तिताह? यानी ये अपनी नेम प्लेट पब्लिक के पैसे से आपने एक चीज बनाई है भाई, उसको खोल दें, पब्लिक इस्तेमाल कर लेगी। आपने ऊपर नंबर प्लेट नेम प्लेट लगाना उसके ऊपर जरूरी है? कोरोना का खतरा लेना जरूरी है सर? इमरान साहब देखें, कुछ तो इस मुल्क में सियासी आपकी मजबूरियां होती हैं, जो आपने कुछ काम करने होते हैं, कुछ आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ा जलसा जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। सिराज साहब का कोई जलसा अगर हुआ है, मुझे नहीं पता कि स्वात में कितना बड़ा जलसा हुआ है, लेकिन पाबंदी के बाद अगर हुआ है तो नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि चौधरी साहब बड़े एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और अभी उनके मेन कहते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैं तो उसको गलत कह रहा हूं कि अगर कोई बड़ी गैदरिंग कोई भी कर रहा है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन इनकी अपनी पॉलिसीज में जो है वो तसलसल नहीं है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ गए हैं, वहाँ उनकी हुकूमत है, और सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए हैं। कराची में बहुत से इलाके अभी सील कर दिए गए हैं, लेकिन वही पार्टीज फिर पेशावर में आके उन्होंने किया और अवाम ने उसको वो पजीराई नहीं दी। मैं ये नहीं कहूँगा कि फुल फ्लॉप जलसा था, लेकिन जितनी इनकी एक्सपेक्टेशन थी, रियलिस्टिक बात करूंगा कि बहुत हद तक इनकी तवक्कुआत से लोग कम थे। मैं समझता हूँ कि शायद इससे 3-4 गुना ये लोग ज्यादा तवक्को कर रहे थे और वो अवाम ने उसको उस तरह से पजीराई पेशावर के अवाम ने नहीं दी। मैं समझता हूँ कि अवाम की जिंदगी जितनी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही अपोजिशन की भी है, क्योंकि ये लोग हुकूमतें बनाने वाले लोग थे, उन्होंने हुकूमतें करके आए हुए अपोजिशन में बैठे हैं, हमसे शायद ज्यादा इनका तजर्बा है। तो मेरे ख्याल में इनको एहतियात करनी चाहिए। कोरोना एक ऐसी चीज है जो ये नहीं देखेगा कि तरीक इंसाफ से है, हुकूमत से है, अपोजिशन से है। कोरोना ने जाके अटैक करना है और बहुत से लोग अटैक हो चुके हैं। इनकी अपनी अपोजिशन के मेन लीडरशिप में से बहुत से लोगों को बदकिस्मती से कोरोना हो चुका है, हम उनके लिए दुआ गो भी हैं। तो एहतियात करनी चाहिए, इसमें सबकी भलाई है जी। अब शैला रज़ा साहब, आप देखें, ये तो अभी कहते हैं तो 4-5 महीने की बात रह गई है। वैक्सीन आ जाए, सबको लग जाए, ज़रा महफूज हो जाए, फिर ज़रा तगड़े होकर कोरोना से निमटने के बाद हुकूमत से भी निमट लेंगे, ज़रा थोड़ा लोग महफूज रह जाएं। और अगर हुकूमत गिराना इतना ही ज़रूरी है, फौरी तौर पर गिराना है, तो इस्तीफे दीजिए, हुकूमत एक दिन में गिर जाएगी। लोगों को ज़रूर तकलीफ देनी है आपने। अच्छा, सबसे ये कि आपको आपकी मसला है, खांसी है, नजला है, आप जलसे में हैं, अपनी मर्जी से आए। और जितने भी लोग हैं वो 200 से तो ज्यादा है ना जो इस्तीफा मांग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी परसों जाहिर है कि एक बड़ी शख्सियत थी, उनका जो जनाजा हुआ उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जनाजा था। हुकूमत ने एक रिक्वेस्ट भी नहीं की कि लोग मास्क पहन लें। कोरोना तो था ना, एक रिक्वेस्ट तो हो सकती थी ना, या हुकूमत की तरफ से किसी जगह पे मास्क का इंतजाम किया जा सकता था कि इतने लोग आ रहे हैं। तो उस दिन भी कोरोना सोया हुआ था, जमात इस्लामी में भी कोरोना सोया हुआ था। तो हमने किसी को जो है ये जबरदस्ती नहीं कहा है। PMLN ने तो मास्क भी बनवाए हैं, सैनिटाइजर भी लेकर आएंगे लोग। तो ये सूरत हाल है, जिसको जो समझता है कि उसे नहीं आना चाहिए वो नहीं आए। ठीक है, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। यानी पब्लिक को पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि आप हमारे जलसों में आएँ, लेकिन यहाँ पे PDM ने ये ऑप्शन दे दिया लोगों को कि जिसको लगता है कि वो ना आए और कोरोना का उसकी वजह से या किसी वजह से और फैलने का खतरा है तो वो अपने आप को महफूज रखे। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब अली मोहम्मद खान साहब, सवाल ये पैदा होता है
बिकॉज यू आर गवर्नमेंट, क्विकली मुझे ये बताएं कि अगर आपने ज़बरदस्ती रोकना है, ये SOP फॉलो करवाने हैं, तो फिर खाली अपोजिशन से नहीं करवाने सर, आपको गवर्नमेंट को भी ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि लोग इकट्ठे ना हो। और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बिला वजह की जा रही हैं, यानी जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले अब कहा था स्मार्ट लॉकडाउन, वज़रा सारे अपने घरों में बंद, मुझे वो उस तरह का इन्वायरमेंट नज़र नहीं आ रहा कि चीज़ों को आप लोगों ने अलग अलग कर दिया था, हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि ये वायरस ना फैले। अब आप वैसा कर नहीं रहे जिस वजह से आप पहले बचे थे। मेरे ख्याल में मजीद कोशिश करने की भी ज़रूरत है। और आज आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई 5-6 घंटे पहले वज़ीर आज़म साहब ने इस पे एक मीटिंग भी की, जिसमें मुझे भी बैठने का मौका मिला और काफ़ी वो इस पे फिक्रमंद भी थे और इस बात का भी इजहार किया कि जो जी अली मोहम्मद खान साहब का थोड़ा सा राब्ते में प्रॉब्लम है। मैं यही बात जो है चौधरी जाफर इकबाल साहब के पास चलाता हूँ। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ प्राइम मिनिस्टर बैठ के बात कर लें, और सलूशन तो अल्टीमेटली वही है जो आप लोग पहले बताते रहे हैं कि हर एक को अलग अलग करें, दवाई तो इसकी है कोई नहीं, एहतियात इसका इलाज है फ़िलहाल फौरी तौर पे। तो उस एहतियात का मैकेनिज्म बनाया है पूरी दुनिया में, उस पर क्या बैठ के डिस्कशन करनी है आपको? नहीं, मैं दरअसल आप मेरी बात को गलत करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कोरोना से जो उसका इलाज है, एहतियात है, उसके ऊपर इख्तलाफ है कि जो दुनिया और हुकूमत बता रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके अलग कोई होना चाहिए। मैंने गुजारिश ये की है, आपने सवाल किया था कि क्या ऑपोजिशन अपने जलसे जुलूस और ये सारी चीज़ें नहीं रोक सकती, तो मैंने कहा कि हुकूमत अपनी कार्रवाइयाँ नहीं रोकती, सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर ये प्रेशर बढ़ा रही है। अगली बात मैंने ये कही बतौर सियासी कारकुन कि आपको कौमी यकजहती के लिए और एक लाया अमल अपनाने के लिए आपके पास फोरम है पार्लिमान का, जो नुमाइंदा है तमाम मकातब फ़िक्र का, तमाम इलाकाई जो हमारी यूनिट्स हैं उनका, तो आप उन रहनुमाओं के साथ बैठें, एक कौमी पॉलिसी बनाएं कि भाई ये चीज़ें हैं, फिर सबके फॉलोअर्स साथ चलेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वजीर आजम एक स्टेप लें और उस स्टेप लेके कौम के लिए एक पॉलिसी बनाए ताकि खुद मिसाल तो बने और अच्छे और आसानी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक दफ़ा इकट्ठे हो जाएं। मैं अली मोहम्मद खान साहब आपके पास आता हूँ आखिर में, लेकिन मैं शैला रज़ा साहब, बात यह है कि अगर PTM अपने जलसे बंद कर देना और ये अनाउंस करे कि हम कोरोना की वजह से ये जलसे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि लोगों की जान को ख़तरा है, तो आप यकीन मानिए कि इसी मुल्क में मैं भी रहता हूँ, जितना प्रेशर हुकूमत के ऊपर आ जाएगा ना आपके ये करने के बाद, फिर कोई हुकूमती वजीर 10 बंदे भी इकट्ठे करके दिखाए, मीडिया उसकी दुर्गत बना देगा आपके साथ मिलके, ये बात आप जानते हैं। लेकिन इसमें पहले आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे अकाउंटेबिलिटी फेयर हो रही है। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जिस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी फेयर ना हो। आप बता दें, आप बोल दें, आपको क्या लगता है कि आप लोग नहीं मना करते? मैं ये समझती हूँ कि बड़ी एक हम कोई हुकूमती पार्टी तो है नहीं कि जहां पर हम मुल्तान में या KP में जलसा कर रहे हैं तो हम लोगों को गाड़ियां भेजें या कुछ करें। हमने तो गुजरावाला में भी कंटेनर्स का मुकाबला करते हुए पहुंचे, और जैसे कि चौधरी जाफर इकबाल ने कहा कि उसके बाद SOPs पे अमल न करने पर FIR कटी। फिर पंजाब में वजीर आजम ने खुद जलसा किया, उसमें SOPs पे सब पे अमल हो रहा था। तो हम जो है ना जलसा कर रहे हैं, ओपन एयर में कर रहे हैं, मास्क की पाबंदी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या मसला क्या है? जी ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, अब फाइनली बता दें, देखें अगर अब थोड़ा आप ही मिसाल कायम करें ना, आपके लोगों को स्ट्रिक्टली प्राइम मिनिस्टर पहले सबसे मना करें और फिर तकरीबात और बाकी सारी चीज़ें बंद करवाएं, या अपोजिशन को आप बिठा के एक दफ़ा बात कर लें इनके साथ कि जनाब हम भी बंद कर रहे हैं, आप भी बंद करें, लोग मर जाएंगे खुदा ना खास्ता। बिल्कुल, इस पे अभी फोकस मजीद बढ़ेगा। आज भी एक मीटिंग हुई है जिसमें मैं वज़ीर आज़म साहब के साथ, उसमें मैं वहाँ पे मैं मौजूद था, और उसमें जो एजुकेशन के हवाले से जो फैसला हुआ उसकी तौसीक की गई, और साथ में इस बात का भी डिसीजन मेकिंग उस पे हुई कि जो बाजार है उनके बारे में क्या करना है, वो अभी आपको 1-2 दिन में उसका बता दिया जाएगा। साथ साथ इन चीज़ों पे भी कि अब उस पे सख्ती से अमल होगा। बदकिस्मती से जो लोग अमल नहीं करेंगे पर्चे वगैरह भी करेंगे, सख्त फैसले होने जा रहे हैं, लेकिन आप फैसले जो हैं वो इत्तफाक राय से होने चाहिए। एक बात जाते जाते बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में शफकत महमूद साहब तमाम तलबा में अर्तुगरुल गाजी से भी ज़्यादा मकबूल है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।